दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 अक्टूबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर, बक्सर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत बिहार के सभी जिलों के शिक्षकों को दीपावली छठ से पहले वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में करीब 3 लाख शिक्षकों को वेतन देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत 30 अरब 92 लाख रुपए जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द शिक्षकों को वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर के सभी 38 जिलों के प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान की राशि जारी कर दी गई है। दोस्तों बात करेंगे कि पूर्णिया, नालंदा, मुंगेर, बक्सर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत बिहार के किसानों को डीजल अनुदान योजना के तहत 2250 रुपये दिए जा रहे हैं। इसका लाभ लेने के लिए किसान 31 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। कुछ दिन बाद आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। खबर के अनुसार खेतों की सिंचाई के लिए बिहार के किसानों को 75 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रति एकड़ 750 रुपये तक डीजल अनुदान दिया जा रहा है। इस हिसाब से सरकार 3 सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 2250 रुपये किसानों के बैंक खाते में भेज रही है। आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा खरीफ फसल जैसे कि धान, मक्का, दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए ये अनुदान दिया जा रहा है। इसका लाभ लेने के लिए किसान जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में डेंगू से हाहाकार मचा हुआ है। यह बिहार के कई जिलों में डेंगू का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार में डेंगू के 674 नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना का हाल डेंगू से सबसे बुरा हाल है। पटना के करीब सभी मोहल्लों में डेंगू के मरीज मौजूद हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों से सावधानी बरतने तथा डेंगू मच्छरों से बचने की अपील की है। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर पटना में डेंगू के कुल 436 नए केस सामने आए हैं। जब पटना में डेंगू मरीजों की संख्या 4129 हो गई है। वहीं पटना के बाद मुंगेर, नालंदा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गोपालगंज आदि जिलों में भी डेंगू अपना पांव पसार रहा है। अब डेंगू से बचने के उपाय के बारे में अगर बात किया जाए तो आसपास के इलाकों में संपूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखें और बारिश के पानी को किसी जगह इकट्ठा न होने दें। जी हाँ, आपको बता दूं कि रुके हुए पानी में डेंगू मच्छर पनप सकते हैं, इसीलिए गमलों के पानी को हर हफ्ते बदलते रहें। घर के मेन होल, सेप्टिक टैंक, रुकी हुई नालियां, कूलर और कुएं आदि जगहों को नियमित रूप से चेक करते रहें। जब मच्छरों से बचाव के लिए सोते समय मच्छरदानी लगा करके सोएं और शाम को फुल बाजू का कपड़ा पहनें। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बक्सर और बेगूसराय में नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। खबर के अनुसार आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर और बेगूसराय में बनने वाले इस 2 मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। बहुत जल्द बिहार के इन दोनों शहरों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दूं कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण होने से इस जिले में रहने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। इससे इन जिलों के लोगों को इलाज के लिए शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। इस मेडिकल कॉलेज में सभी प्रकार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार बक्सर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल 515 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। वहीं बेगूसराय में भी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाया जाएगा। इन 2 योजनाओं का शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने किया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। मानसून की बारिश खत्म होने के बाद अब हल्की ठंड की दस्तक बिहार में देखने को मिल रही है। सुबह और सूर्यास्त के बाद तापमान में गिरावट दर्ज का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी। पटना मौसम विभाग ने मौसम को लेकर के जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक बिहार का मौसम अगले 24 घंटे तक शुष्क बना रहेगा। आकाश पूरी तरीके से साफ रहेगा। जब मानसून की वापसी के बाद बिहार में मौसम का मिजाज तेजी के साथ बदल रहा है, जहां हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि बिहार का मौसम तेजी से बदल रहा है। दिन में तापमान सामान्य रह रहा है, लेकिन सूर्यास्त के बाद रात तापमान में गिरावट देखी जा रही है। जब सुबह और शाम में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में लोगों को सेहत को लेकर के काफ़ी ध्यान
ध्यान में रखने की जरूरत है। आलम यह है कि अब पटना का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि त्योहारों का मौसम आ गया है, जब प्रदेश भर में दीपावली और छठ को लेकर के बाजार सज गए हैं। रंग बिरंगी लाइट से पटना के बाजार गुलजार हैं, लेकिन इस बार रंग बिरंगी लाइटों में एक आकर्षण करने वाला दिया लोगों को खूब भा रहा है, क्योंकि ये दिया ना ही तेल से जलते हैं और ना ही घी से, ये पानी से जलता है, जिसके चलते लोग इस दिए को खूब पसंद कर रहे हैं। दीपावली के मौके पर लोग घी और तेल का दीप जला करके घरों को सजाते हैं, लेकिन महंगाई के चलते घी और तेल के दाम आम लोगों के बजट से बाहर होता जा रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के कारीगरों से लोकल फॉर वोकल के तर्ज पर सामान बनाने की बात कही थी, जहां उस मिशन को ध्यान में रखते हुए कारीगरों ने घी और तेल के बदले पानी से जलने वाले दीप को तैयार कर दिया है। पानी से जलने वाले दिया का बाजार काफी गर्म है, जहां लोगों को ये दिया खूब पसंद आ रहा है। जहां पानी वाली दिया को लोग खूब मजे से खरीद रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों को दीपावली का एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसका इंतजार युवाओं को बहुत पहले से था। जब देश भर के 75,000 युवाओं को नौकरी का उपहार नरेंद्र मोदी ने दिया है। जब 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े, इस दौरान 75,000 युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा गया। वहीं परसों बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग के 9,469 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटा, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला भी बोला। ये कहा कि नरेंद्र मोदी उनकी नकल कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा करने वाली मोदी सरकार को 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देना चाहिए था, लेकिन मात्र 75,000 को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। आपको बता दूं कि इसी साल जून में पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार अगले 1.5 साल में यानी कि 2023 दिसंबर तक 10 लाख नौकरियां देगी। जब बेरोजगारों के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां अक्सर मोदी सरकार पर सवाल खड़ी करती रही है, सभी विभागों मंत्रालयों की समीक्षा के बाद इस दिशा में मिशन मोड में काम शुरू हो गया था। दोस्तों बात करते हैं कि कुछ ही दिनों में दीपावली का त्यौहार आने वाला है। यह त्योहारों की सीजन में हर जगह कई तरह के छूट दिए जाते हैं। यह दीपावली से पहले आम लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। त्योहारी सीजन के बीच अगर आपके अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं, तो फिर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ अपना खुद का घर बनाना हर किसी का सपना होता है, ऐसे में ये सपना आप अपने अच्छे आशियाने के लिए इसीलिए चुन सकते हैं क्योंकि ऐसे सामान की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जो आपका घर का सपना साकार करने में बहुत काम आता है। दरअसल इस फेस्टिवल सीजन में बहुत सारी चीज़ों पर बम्पर छूट मिल रही है। इसी बीच सरिया स्टील में भी भारी गिरावट आई है। यह दीपावली से ठीक पहले सरिया स्टील की कीमतों में बड़ी गिरावट से आपके लिए मकान तैयार करने में होने वाले खर्च कम हो जाएगा। एक रिपोर्ट्स के अनुसार स्टील की कीमत में लगातार कमी देखने को मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते 6 महीने से इसके दाम में 40% तक की गिरावट आ चुकी है और ये 57,000 रुपये प्रति टन रह गया है। हालांकि स्टील की कीमतों को सबसे बड़ा असर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दिखाई देता है। महंगा होने पर कंस्ट्रक्शन का खर्च बढ़ जाता है और फिर सस्ता होने पर आपकी जेब का बोझ कम हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में धर्म के नाम पर नफरती बयानों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कहा कि ये 21वीं सदी है, धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्थिति एक ऐसे देश के लिए चौंकाने वाली है जिसे धर्म तटस्थ माना जाता है। दरअसल शुक्रवार को कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और फिर आतंकित करने के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए अदालत से तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और फिर राज्यों के हेट स्पीच पर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि देश भर में एक वर्ग विशेष के खिलाफ घृणास्पद और नफरती बयान और भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन ना तो कोई कार्रवाई हो रही है और न ही निष्पक्ष जांच हो रही है। याचिकाकर्ता ने केंद्र और राज्यों को देश भर में घृणा अपराधों और घृणास्पद भाषणों की घटनाओं की स्वतंत्रता, विश्वसनीय और फिर निष्पक्ष जांच करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि समस्या से निपटने के लिए कुछ करने की जरूरत है और नफरत फैलाने वाले भाषण देने या फिर घृणा अपराधों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। शाहीन अब्दुल्ला ने मांग की है कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ यूएपीए और अन्य प्रावधानों को लागू करके कठोर कार्रवाई की जाए ताकि हेट स्पीच पर अंकुश लगाई जा सके। याचिकाकर्ता ने कहा है कि नफरत भरे भाषण देश में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के सदस्यों की भागीदारी से मुस्लिम समुदाय को लक्षित और फिर आतंकित किया जा रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि खुद को पटना हाईकोर्ट का जज बता करके एक जालसाज द्वारा बिहार के डीजीपी को फोन करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने न्यायिक जांच की मांग की है। जब खुद को जज बता करके एक व्यक्ति ने डीजीपी एसके सिंघल को फोन करके शराब माफियाओं से मिली भगत के आरोपी आईपीएस अधिकारी आशीष कुमार की पैरवी की थी और उनके साथ नरमी बरते जाने को कहा था। जब भाजपा के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य सरकार से इस मामले में एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए कहा कि पूरा सच पता चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि इस तरह के दुस्साहस धोखेबाज डीजीपी को कॉल करने से नहीं रुकेंगे। उन्होंने कई अन्य अधिकारियों, प्रधान सचिवों और फिर यहां तक कि मुख्य सचिव से भी संपर्क किया होगा। जब कौन जानता है उसने मुख्यमंत्री को भी फोन किया हो। या भाजपा नेता ने कहा है कि चूंकि डीजीपी एसके सिंघल खुद फंस गए हैं, इसीलिए मामले को सुलझाने में पुलिस की प्रभावशीलता संदिग्ध हो गई है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह एक बार फिर से बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। जहां अब तक वे पूर्णिया और फिर छपरा के शताब्दियारा में महागठबंधन की सरकार को चुनौती देते हुए नजर आए थे, वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह इस बार सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर नालंदा में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसकी पुष्टि करते हुए पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी है। जब नालंदा पहुंचे डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया है कि बिहार के प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हो रहा है। इसी के तहत भोजपुर, पूर्णिया और छपरा में कार्यक्रम हुआ। इस तरह का कार्यक्रम नालंदा में दिसंबर में आयोजित होगा, जिसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी संबोधित करेंगे। डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया है कि बूथ अध्यक्षों का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया है कि गृह मंत्री अमित शाह नालंदा में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। जिस तरह की तैयारी नालंदा में बीजेपी करने जा रही है, उसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका उनके अपने गृह जिले नालंदा में ही देने की भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। और डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया है कि नालंदा जिले को आज अपराध का सेंटर बना दिया गया है। लोगों में नीतीश कुमार के प्रति यानी कि नीतीश सरकार के प्रति नाराजगी है। हमारे कार्यकर्ता लोगों के संपर्क कर रही है। निश्चित रूप से 2024 में भाजपा को यहां बड़ी जीत मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि दीपावली का त्यौहार आ गया है और धनतेरस के दिन खरीदारी के लिए लोगों की लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। जहाँ घर से लेकर के बाजार तक त्योहारों की रौनक नजर आ रही है। त्योहारी सीजन में छुट्टियां भी खूब है, लेकिन अगर कोई बैंकिंग से जुड़ी जरूरी काम आपका पूरा नहीं हुआ है तो फिर उसे हर हाल में निपटा लीजिए, क्योंकि आज से लगातार 6 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इस महीने के बाकी कुल 10 दिन में 8 दिन देश के अलग अलग हिस्सों में बैंकों में छुट्टी होगा। इसलिए अगर आप दीपावली के बाद भी बैंक जाने के लिए घर से निकलते हैं तो फिर एक बार कैलेंडर जरूर देख लें। हालांकि राज्यों और शहरों में बैंकों की छुट्टियां अलग अलग होती है। कई राज्यों के प्रमुख त्योहारों पर सिर्फ उन्हीं राज्यों में बैंकों में अवकाश होता है। इस हफ्ते के शनिवार और फिर रविवार के अलावा भी बैंक लगातार 4 दिन बंद रहने वाले हैं। शनिवार रविवार के अवकाश को मिलाकर के बैंक लगातार 6 दिन बंद रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख यानी कि जेडीयू के प्रमुख राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बेरोजगारी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए रोजगार नीति के प्रति केंद्र की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया है। जब सेना की तीनों इकाइयों के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की गई भर्ती योजना अग्निपथ पर सवाल खड़ा करते हुए ललन सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा है कि आखिरकार इस योजना के लागू होने से पहले जिन युवाओं का चयन सेना की सेवा के लिए किया गया था, उन्हें सरकार कब नियुक्ति पत्र जारी करेगी। ट्विटर पर खासे सक्रिय रहने वाले ललन सिंह ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया है और कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अग्निवीर योजना से पूर्व सेना, नौसेना और वायुसेना में लाखों युवाओं की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। वे लोग सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर के इंतजार में थे। आखिर उन लाखों होनहार फिर भी बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, ये सवाल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इंजीनियर धन कुबेर हैं। छोटा इंजीनियर हो या फिर बड़ा, सबने अकुत संपत्ति अर्जित की है। आज निगरानी ब्यूरो ने एक भ्रष्ट जूनियर इंजीनियर के ठिकानों पर छापा मारा है। आय से करीब 1 करोड़ 21 लाख रुपए अधिक अर्जित करने के केस दर्ज किया गया है। जब पूर्णिया नगर निगम के जूनियर इंजीनियर शिव शंकर सिंह के ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी की गई है। निगरानी ब्यूरो की टीम भ्रष्ट जेई के पूर्णिया आवास कार्यालय और फिर सहरसा आवास पर छापेमारी की है। रेड में 10 बैंक अकाउंट में 75 लाख रुपए जमा है। जब पटना में भी फ्लैट का पता चला है। पूर्णिया और सहरसा में भी आलीशान मकान मिला है। इसके अलावा 2 बैंक लॉकर मिला है जिसकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा आवास पर 3-4 पहिया वाहन मिला है। एक
अदना सा जूनियर इंजीनियर जब इतनी संपत्ति अर्जित कर सकता है तो फिर बड़े इंजीनियरों की काली कमाई का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। केडीबी लाइव ने खुलासा किया था कि मोतिहारी में पदस्थापित एक ऐसे ही धुनकुबेर इंजीनियर है जिन्होंने अपनी पत्नी को बिल्डर बनाया है। जांच एजेंसी जिस इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है वहां अकुत संपत्ति का पता चला है। 3 महीने पहले किशनगंज में पदस्थापित एक इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी में 5 करोड़ से अधिक नकदी मिला था। जहाँ कई ऐसे इंजीनियर हैं जिन्होंने रिश्वत के पैसे से महल खड़ा कर दिया है। यहाँ जिस कार्यपालक अभियंता की चर्चा कर रहे हैं यानी कि इंजीनियर की चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में तरह तरह की जानकारी निकल कर के सामने आ रही है। जब मोतिहारी में पदस्थापित इंजीनियर साहब के बारे में कहा जाता है कि बिल्डर पत्नी के नाम पर बनी कंपनी के माध्यम से काले धन को सफेद किया है। जब वैसे जांच एजेंसी जब इंजीनियर साहब की कुंडली खंगालेगी तभी जाकर के वास्तविकता से पर्दा उठेगा। इंजीनियर साहब की आमदनी का और कोई दूसरा रास्ता भी है या रिश्वत का पैसा को खपाने के लिए ये ट्रिक अपनाया था, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में ली जाने वाली परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के आंसर सीट हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर से छपरा जिले से सामने आया है जहां पर एक छात्र ने आंसर सीट में भोजपुरी गाना लिख दिया। जब वही छात्र की आंसर सीट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। दरअसल मामला बिहार के छपरा जिले के जगदम कॉलेज का है जहाँ पिछले दिनों ही कॉलेज में स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा ली गई थी। 11 अक्टूबर को केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का पेपर था। इसी पेपर की आंसर सीट में छात्र ने गाना लिखा है। जहाँ छात्र ने इंग्लिश भाषा में भोजपुरी गाना लिखा है। आंसर सीट में छात्र ने भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव और फिर प्रियंका सिंह का गाना लिखा है। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने छात्र को फोन किया। फोन पर शिक्षक ने उसके पिता को कॉलेज भेजने की बात कही। साथ ही छात्रों को पूछा है कि ऐसा जवाब लिखते वक्त शर्म नहीं आई। तो छात्र ने कहा है कि मुझे तो पता था कि कॉपी की जांच नहीं होती है। इस पर शिक्षक बोले कि इसका मतलब कॉपी में कुछ भी लिख दोगे और आंसर सीट की जांच क्यों नहीं होगी। छात्र बोला कि सर बोले कि कॉपी से मतलब नहीं है, सिर्फ हाजिरी से मतलब है। हाजिरी बना दो और कॉपी में कुछ भी लिख दो, आप पास कर जाओगे। ये शिक्षक ने उसको बोला है। या वही शिक्षक ने फिर कहा है कि चाहे कोई भी कुछ भी बोले पर आंसर सीट में क्या लिखना है ये तो पता होना चाहिए ना। इसके बाद छात्रा ने उनसे माफ़ी मांगी या शिक्षक ने उसे अपने पिता के साथ कॉलेज आने को कहा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार सरकार जल जीवन हरियाली मिशन योजना के तहत बिहार के किसानों को तालाब बनवाने पर सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। जब बिहार के किसानों को पर्यावरण बचाने, ग्रीनरी को बढ़ावा देने और जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार इस योजना को चला रही है। योजना का मूल उद्देश्य बिहार में झारखंड अलग होने के बाद ग्रीनरी को बढ़ावा देना था। इस योजना के जरिए सरकार आवेदन किसानों को 75,500 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। अब तक इस योजना के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। इस योजना के शुरू करने के बाद बिहार के ग्रीनरी परसेंटेज पर सकारात्मक असर पड़ा है। बिहार पर्यावरण और वन विभाग इस योजना का संचालन करता है। बिहार सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। जी हाँ, किसान केवल 1 एकड़ की सिंचाई और तालाब पोखर के लिए ही मात्र पात्र होगा। यह योजना का लाभ सामूहिक तौर पर भी उठाया जा सकता है। इसीलिए योजना में 2 वर्ग बनाए गए हैं। सामूहिक और व्यक्तित्व 2 तरीके से योजना का लाभ उठाया जा सकता है। दोस्तों बात करेंगे कि 17 अक्टूबर 2022 का दिन देश के करोड़ों किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन था। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी कर दी थी। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी की गई थी। लेकिन इस बीच कई किसान ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट में किस्त के पैसे अब तक नहीं आए हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में भी 12वीं किस्त के पैसे नहीं आए हैं तो फिर परेशान होने की बात नहीं है। आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और बकाया राशि प्राप्त कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 12वीं किस्त भेज दी गई है, लेकिन अगर आपको अब तक पैसे नहीं मिला है तो फिर हेल्पलाइन नंबर 155261 या फिर 01124300606 इस पर कॉल करें। इसके अलावा आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक ईमेल आईडी pmkisan@ict@gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर पैसा क्यों नहीं मिला है आपको। तो 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिलने के कई कारण हो सकते हैं। अगर लाभार्थी ने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो फिर उन्हें स्कीम का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर फॉर्म में नाम की गलती, अंग्रेजी की जगह हिंदी में नाम लिखना, आधार कार्ड में नाम अलग होना, बैंक अकाउंट नंबर गलत होना आदि की भी किस्त अटकने के कारण हो सकते हैं।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से पाला बदल करके तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया है तभी से वे एक दर्द से परेशान हैं। मुख्यमंत्री का दर्द बार बार बाहर आ जाता है, आखिर वह दर्द खत्म क्यों नहीं होता है। दरअसल उस दर्द की दवा डॉक्टरों के पास नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार अपने हर भाषण में ये बात कहने से नहीं चूकते हैं कि जरा हम पर भी ध्यान दीजिए। ऊपर वाले ने तो मीडिया पर कब्जा कर लिया है, हमारे अच्छे कामों का कोई नाम लेवा नहीं है, हमारे खिलाफ ही सारी खबरें चलती है। अपने खिलाफ की खबरों से नीतीश कुमार विचलित हैं। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार हर बार मीडिया के सामने कहते हैं कि हमारा एकाध बार खबर छपती है, ऊपर वाले का बड़ा बड़ा छपता है, जो लोग काम नहीं करते सिर्फ उन्हीं की खबरें छपती है। आज पटना के स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार का दर्द सार्वजनिक हो गया। वैसे नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का चेहरा चमके, इसका ख्याल रखा जा रहा है। मीडिया में विज्ञापन के नाम पर पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार का भाषण सुनाने को लेकर के सरकारी खजाने खोल दिया गया है। बिहार की 2 रीजनल चैनलों से पेड लाइव कराया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार की छवि विकास पुरुष में बनी रहे। वहीं अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन देकर के बताया जा रहा है कि हमारी सरकार बेरोजगारों को नौकरी दे रही है। दोस्तों अपने विवादित बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता उदित राज ने फिर से कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से वे भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे और फिर आरएसएस को लेकर के विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने फिर से विवादित बयान दिया है और कहा है कि आरएसएस किसी और को पीएम बनाए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रयागराज में आरएसएस चिंतित है कि धर्मांतरण हो रहा है। पीएम मोदी आज छठी बार केदारनाथ दर्शन करने पहुंचे। आजकल ज्यादातर समय तीर्थ स्थलों में बिता रहे हैं। आरएसएस मोदी जी को पूरा समय हिंदू धर्म की कुरीतियों की खत्म करने में लगाए ताकि धर्मांतरण रुके और पीएम किसी और को बनाए। दोस्तों बात करते हैं कि उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा है कि जहां लाखों लोगों को नौकरियां मिल रही है वहां जंगल राज कैसे। अकेले स्वास्थ्य विभाग ही आने वाले समय में 1.5 लाख लोगों को नौकरी देगा। नौकरी देने के मामले में भी देश बिहार मॉडल को अपनाएगा। जहां कुछ लोगों को झूठा प्रचार करने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे भी तरह तरह की साजिश होगी पर उससे कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से सवाल भी किया है कि बताएं कि जनता के खाते में कब 15-15 लाख रुपए आएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नए कर्मियों के आने से अस्पतालों की गुणवत्ता और बेहतर होगी। बड़ी संख्या में जिस तरीके से नियुक्ति हुई है उससे बड़ा दीपावली का त्यौहार क्या हो सकता है। महागठबंधन की सरकार ने तय किया है कि सभी विभागों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। बिहार के लोग एक बार फिर से रास्ता दिखाएंगे। अभी महागठबंधन की सरकार के केवल 2 महीने और फिर कुछ दिन हुए हैं। इस अवधि में हजारों की संख्या में रोजगार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संरक्षण में हम लोगों ने जो कहा था उसे मिलकर के पूरा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को यह जिम्मेदारी दी है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएं। ये एक बड़ी पहल है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री केवल 75,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, जबकि 12 करोड़ आबादी वाले बिहार में अकेले स्वास्थ्य विभाग 1.5 लाख लोगों को नौकरी दे रहा है। जनता भी जान रही है कि कौन असली है और कौन नकली। केंद्र की सरकार हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी और फिर सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाने के वादे अब भूल गई है। दोस्तों बात करेंगे कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिहार जैसे राज्यों में महंगाई और औद्योगिक विकास की कमी का आरोप लगाया है। जब बिहार में इन दिनों राज्यव्यापी यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर पटना से 300 किलोमीटर दूर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल के ग्रामीण को संबोधित कर रहे थे। सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे धारा प्रवाह भोजपुर में बोलते हुए नजर आते हैं। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमने हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा लगाया, वे प्रधानमंत्री बने। इसके बदले हमें रसोई गैस के प्रति सिलेंडर 500 रुपये से बढ़ा करके 1300 रुपये का मिल रहा है। जहाँ अगर वे एक और कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं तो फिर कीमत 2000 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि 2014 के आम चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ही अभियान का जिम्मा संभाल रहे थे। 5 किलो मुफ्त राशन की योजना की ओर से इशारा करते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार के उन कल्याणकारी उपायों को भी बकवास करार दिया है जिन्हें कई राज्यों में भाजपा की चुनावी सफलता का श्रेय दिया जाता है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इसके बदले हमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे दें। गुजरात का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि मोदी जी फैक्ट्री लगाने का वादा बिहार के लिए करते हैं।
हैं, लेकिन बाद में वे फैक्ट्रियां गुजरात में लग जाती है। आईपैक के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि मोदी ने देश के लोगों से वादा किया था कि वे यहां मरी हुई चीनी मिलों को पुनर्जीवित करेंगे और स्थानीय रूप से उत्पादित चीनी के साथ मीठी चाय का स्वाद लेंगे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि हमारे लड़के अभी भी गुजरात जैसे जगहों पर जा रहे हैं जहां उनके कारखाने हैं। गुजरात देश के लिए सिर्फ 26 सांसद भेजता है, इसके लिए इतना कुछ जो बिहार 40 सांसद भेजता है उसके लिए इतना कम। दोस्तों बात करेंगे कि जिस सूबे में डीजीपी ही गुनहगार बन जाए उस राज्य में नीचे के पुलिसकर्मी से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। जब बिहार की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ करके थाने में लगवा दिया, जब फिर उस गाड़ी के चारों टायर बदल दिए गए, जब गाड़ी की बैटरी और दूसरे सामान भी चुरा लिया गया, पुलिस की करतूत से त्रस्त वाहन मालिक ने कोर्ट में गुहार लगाई है, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है। मामला बिहार के गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना का है, जहां थाने की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त किया, फिर उसके टायर बदल दिए गए। उसके अलावा गाड़ी की बैटरी समेत दूसरे कई सामान की चोरी कर ली गई। ये कारनामा करने का आरोप मांझागढ़ थाने की पुलिस पर लगा है। वाहन मालिक ने इसकी जानकारी कोर्ट को दी तो फिर कोर्ट भी हैरान रह गया। कोर्ट ने पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा। जिस स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ ये कांड हुआ है वे रफ़ी आलम नामक व्यक्ति की है। रफ़ी आलम ने कोर्ट में गुहार लगाई है। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि उनकी लाल रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को मांझागढ़ थाने की पुलिस ने जब्त कर लिया था। जब पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ रफ़ी आलम कोर्ट में गए और कोर्ट ने इस गाड़ी को मुक्त करने का आदेश मांझागढ़ थाने को दिया था। दोस्तों बात करेंगे कि कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने बिहार में शराबबंदी कानून की पोल खोल करके रख दी है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि शराबबंदी से बिहार को काफ़ी नुकसान हो रहा है। यह सरकार की गलत शराब नीति के कारण इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी के समानांतर बिहार में जो व्यवस्था लागू की गई है उससे ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठ करके शराबबंदी की दुहाई देने वाले सीएम के करीबी नेता जब बिहार से बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ रंगीन पानी का सेवन करते हैं। आरसीपी सिंह ने कहा है कि बिहार की सरकार ने शराबबंदी को लेकर के जिस तरीके की व्यवस्था की है उससे बिहार को काफ़ी नुकसान हो रहा है। सरकार ने शराबबंदी को लागू किया और उसके लिए जो कानून बनाया है उनके जो दुष्परिणाम सामने आए हैं वह सभी को स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। दोस्तों बात करेंगे कि यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के साथ मिलकर के लड़ने वाले सहोलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद अब जदयू की तरफ से जवाबी हमला तय माना जा रहा है। ओपी राजभर ने बिहार में जाति आधार पर जनगणना नहीं कराए जाने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचे सहोलदेव भारतीय समाज पार्टी की सावधान यात्रा के मंच से राजभर ने नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पर धमकाते हुए कहा कि अगर उन्होंने बिहार में जाति आधारित जनगणना नहीं कराई तो फिर उनकी खाल उधेड़ देंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार में जाति जनगणना कराने में इतनी देर क्यों लग रही है। नीतीश कुमार को इन सवालों का जवाब देना होगा। अगर उन्होंने जवाब देने में देरी की तो फिर उनकी खाल उधेड़ लूंगा। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश और प्रदेश का इतिहास गवाह है कि बीजेपी बिना गठबंधन के अकेले अपने दम पर आज तक सरकार नहीं बना पाई। दोस्तों बात करेंगे कि फर्जी कॉल मामले में घिरते जा रहे बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने आज पहली बार अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को तिल का तार ना बनाया जाए, समय आने पर मैं हर बिंदु का जवाब दूंगा। डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है कि यह मामला बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी जांच चल रही है। जब समय आने पर इसका खुलासा भी होगा। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम अधिकारी हैं और काम कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा की जा रही जांच और फिर उठ रहे सवाल को लेकर के एसके सिंघल ने कहा कि हमारा पुलिस विभाग सक्षम है और पूरी ईमानदारी से जांच कर रहा है। आपको बता दो कि खुद को पटना हाईकोर्ट का न्यायाधीश यानी कि जज बता करके एक जालसाज द्वारा बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को फोन करने के मामले में भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने पूरे मामले में डीजीपी एसके सिंघल की भूमिका को संदेह के घेरे में बताया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई या फिर किसी अन्य सक्षम एजेंसी से कराई जानी चाहिए। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में 3500 किलोमीटर की जन सुराज यात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हर बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ जाती है। जहां 2 दिन पहले उन्होंने ये कह करके बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा के संपर्क में हैं,
वहीं इस बार उन्होंने बिहार सरकार पर रोजगार और उद्योग धंधों को लेकर के सवाल उठा दिया है। रोजगार को लेकर के उन्होंने कहा है कि अब बिहार में IAS IPS पैदा नहीं हो रहे हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ तो जरूर जाते हैं, MA BA कर लेते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है और वे मजदूरी करने के लिए प्लान कर जाते हैं। यहाँ हम लोग लो ग्रेड लेबर मजदूर पैदा कर रहे हैं, इसके बाद उन्हें पूरे बिहार में घुमा रहे हैं। ये बिहार की धरती ज्ञान की धरती रही है, लेकिन अब ये मजदूरों वाली धरती रह गई है। नरकटियागंज में एक कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने यह बयान दिया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU और बीजेपी के रिश्ते को लेकर के प्रशांत किशोर के बाद जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा के लिए जीतन राम मांझी का प्रेम एक बार फिर से उमड़ा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अगर एक बार फिर से NDA के साथ जाते हैं तो फिर मुझे खुशी होगी। बिहार में महागठबंधन के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि महागठबंधन में अभी सरकार चलाने में अभी जैसे बयानबाजी हो रही है, यदि नीतीश कुमार को लगता है कि सरकार चलाने में उन्हें परेशानी हो रही है तो फिर उनका रिश्ता बीजेपी के साथ बेहतर है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार के विकास के लिए वह फिर बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो फिर हम उनका स्वागत करते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि यदि नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए पाला बदलना चाहते हैं तो फिर हम उनके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। दोस्तों बात करेंगे कि JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक बार फिर से PM मोदी पर निशाना साधते हुए दिखे। जहां बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रिश्ते में आ रही खटास और किसी तरह के विवाद को उन्होंने अफवाह बताया है। इशारों में कहा है कि अफवाह उड़ाने वाले उड़ाते रह जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 में 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए जुमलेबाजों से सावधान रहने को कहा है। आगे ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी में अटूट गठबंधन है और ये आजीवन रहेगा। 2014 के प्लान पर ललन सिंह ने कहा है कि अगर कर्नाटक में देवगौड़ा की पार्टी और कांग्रेस मिल गई तो फिर उन्हें हम उखाड़ फेंकेंगे। ये लोग हताश हैं, सरकार अफवाह फैला रही है। नीतीश और तेजस्वी एक दूसरे के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं। इस बार जनता का साथ रहेगा तो फिर 2024 में हम लोग लोकसभा में 40 में से 40 सीटों पर जीत हासिल करके इन्हें बता देंगे। कुछ लोग अफवाह फैला करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी मजबूती से एक दूसरे के साथ हैं। दोस्तों बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सूखा प्रभावित जिलों के प्रभावित परिवारों को आज विशेष सहायता प्रदान किया है। जब बिहार के 11 सूखाग्रस्त जिलों के 96 प्रखंडों की 337 पंचायतों के 7,841 राजस्व ग्राम और इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांवों, टोलों और बसावटों के सभी प्रभावित परिवारों को 3500 रुपये प्रति परिवार की दर से विशेष सहायता दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उप वाणिज्य कर और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, कृषि मंत्री सर्वजीत और आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम भी मौजूद थे। जब पिछले कैबिनेट में ही बिहार सरकार ने सूखाग्रस्त जिलों के प्रभावित परिवारों को मदद देने का फैसला किया था और आज प्रभावित परिवारों के बीच मुख्यमंत्री आवास से ही सीधे अकाउंट में राशि भेजी गई। बिहार सरकार ने जिन जिलों को सूखाग्रस्त माना है उसमें गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, भागलपुर और बांका जिला शामिल है। इन्हीं 11 सूखाग्रस्त जिलों के 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7841 प्रभावित परिवारों को 3500 रुपये प्रति परिवार की दर से विशेष सहायता दी है। दोस्तों बात करेंगे कि राजधानी पटना की बेऊर जेल से कैदियों का बड़ा कारनामा सामने आया है। जब एक कैदी वैन की तलाशी ली गई तो फिर पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल कैदी को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया था। इसी दौरान खुलासा हुआ है कि कैदी अपने साथ भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान ले जाते हैं। मामला शुक्रवार का है, जब फुलवाड़ी SSP के नेतृत्व में पुलिस की टीम कैदी वाहन की तलाश ली गई। तलाशी के बाद कैदी के पास से 19 मोबाइल और 3 चार्जर, 6 पैकेट सिगरेट, 10 पीस खुला सिगरेट, 30 पैकेट गुटखा, 7 पुड़िया गुल, 5 पैकेट ताश, निट्रा जेम्स टैबलेट, 10 पीस खैनी, लाइटर, गांजा और नगद रुपए बरामद किए गए हैं। इसके बाद जेल के अंदर भी सर्च अभियान चलाया गया, जिससे अन्य कैदियों में भी हरकंप मच गया। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की आबो हवा में लगातार बदलाव हो रहा है। राजधानी पटना समेत बिहार के तमाम शहर प्रदूषण लेवल के खतरनाक स्तर को पार कर चुके हैं। आलम यह है कि पटना के अलावा छपरा, बक्सर, दरभंगा, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में काउंट हो रहा है। कल बिहार के बेगूसराय का एयर क्वालिटी इंडेक्स देश की राजधानी दिल्ली के रिकॉर्ड को भी पार कर गया। जी हाँ, कल जहाँ बेगूसराय का एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 रिकॉर्ड किया गया, उसी समय देश की राजधानी दिल्ली का AQI 305 रिकॉर्ड किया गया।
गया था। बिहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार करीब 5 माह के बाद बिहार की आबो हवा में बदलाव हुआ है और ये पुअर कैटेगरी में आ गया है। इसका कारण क्वालिटी इंडेक्स में बदलाव और फिर वातावरण में धूल का मिला होना बताया जा रहा है। बिहार राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार आज भी बिहार की राजधानी पटना में AQI 220 से ऊपर रहा। दोस्तों बात करेंगे कि दीपावली में हैवी पटाखे जलाने पर पटना समेत पूरे बिहार में रोक रहेगी। केवल ग्रीन पटाखे को जलाने की ही इजाजत होगी। रात 8 से 10 बजे तक ही लोग पटाखे जला सकेंगे। बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य सचिव S चंद्रशेखर ने बताया है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया है जो इस साल भी पूरे बिहार में लागू होगा। पटना में भी पटाखा विक्रेता केवल ग्रीन पटाखे ही बेच सकते हैं। दीपावली के दिन मुख्य शहर में 4 अस्थायी मॉनिटरिंग सेंटर और फिर दानापुर और पटना सिटी में स्थित एक अस्थायी मॉनिटरिंग सेंटर के साथ बोरिंग रोड, चौराहा, इको पार्क और SKM समेत शहर के कई अन्य स्थलों पर भी ध्वनि और फिर वायु प्रदूषण की माप होगी। इसके लिए टीमें गठित कर दी गई है। S चंद्रशेखर ने बताया है कि ध्वनि और फिर वायु प्रदूषण दोनों के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है जो ध्वनि की तीव्रता और फिर पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा को रिकॉर्ड करने वाले पोर्टेबल उपकरणों से लैस होगी। दीपावली के अगले दिन इसके आंकड़े जारी किए जाएंगे। पटना में अवैध पटाखा कारोबार के खिलाफ अभियान चलाने का टास्क DM चंद्रशेखर सिंह ने सभी SDM और फिर SDPO को दिया है। साथ ही DM ने लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेताओं और निर्माणकर्ताओं द्वारा पटाखे के संबंध में जारी मानकों का सही ढंग से पालन कराने की भी जिम्मेदारी दी है। साथ ही अवैध रूप से पटाखा निर्माण, भंडारण और बिक्री पर नजर रखने और फिर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के दरभंगा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि खराब स्मार्ट मीटर बदले जाएंगे। साथ ही अगर खराब मीटर के कारण जांच के दौरान ज़्यादा बिल आ गया तो फिर राशि रिफंड कर दी जाएगी, यानी कि पैसे वापस कर दिए जाएंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की जाँच केंद्रीय टीम करेगी। जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई होगी मीटर चेंज कराया जाएगा। RK सिंह ने दरभंगा में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 16 करोड़ की लागत से बनाए गए पावर ग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन किया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।